अभिषेक शर्मा भैया उपलब्ध हो गए हैं। सलमान आगा ने कहा कि हमें चाहिए, उन्होंने आग्रह किया कि हमें अभिषेक शर्मा के सामने खेलना है क्योंकि वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो फिर सूर्य कुमार यादव ने कह दिया है कि आगा को आगाह किया जाए कि हमारा जो खिलाड़ी है वो फिट हो चुका है, नेट पे बैटिंग कर रहे थे, ठीक ठाक छक्के मार रहे थे। तो फिर अभिषेक कम्स इन, वॉशिंगटन सुंदर भी हो सकता है आ जाए, हो सकता है कुलदीप यादव भी आ जाए। सामने से कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, किस प्रकार का गेम प्लान बनाना होगा, से साहिबजादा फरहान के सामने बाबर आजम को क्या गेम प्लान की आवश्यकता है, उसकी भी करेंगे बात। और बात तो हम करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मुकाबले की भी, यानी कि आज की आकाशवाणी ओवरलोडेड है सर। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। और लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, आप लोगों को इनसाइडर अच्छा लगा था, फिर वो फीडबैक ये था कि सर वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल में बनाओ। हमने कहा लो सर, आज एक तो फरहान के खिलाफ बनाएंगे, एक बनाएंगे हम बाबर के खिलाफ, और कि भी कहाँ गेंदबाजी करनी चाहिए, किस प्रकार से आउट कर सकते हैं, वो हमने अलग से शूट करके रखा है, तो वो भी इस शो में आने वाला है। और शुरुआत में करने वाला हूँ सबसे पहले तो बढ़िया खबर से कि अभिषेक शर्मा प्रैक्टिस कर रहे थे। अभिषेक शर्मा के बारे में सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके बोला कि भाई अगर उन्होंने कहा है खिलाना चाहते हैं, हमारे अगेंस्ट खेलना चाहते हैं, तो भैया हम खिला देंगे अभिषेक को, डन डील समझो। तो अभिषेक शर्मा के जो भी हमने विजुअल्स देखे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ऑफकोर्स भारत कभी भी अपनी 11 अनाउंस नहीं करता है एक रात पहले, पर अभिषेक ऐसा लग रहा है कि उपलब्ध होंगे। अब क्या होता है, आई जस्ट थोड़ा सा 2 सेकंड देना। उनके पेट में दर्द, मतलब प्रॉब्लम थी, वो बग था, कोई परेशानी थी। अब जब नेट पे बैटिंग कोई कर रहा हो, तो अगर तो कोई और चोट हो, मान लीजिए बैक का कोई इशू था या टेनिस एल्बो हो गई, तो ना यूर 50-50 कि भाई हो सकता है पूरी तरह से फिट ना हो, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करनी शुरू की है, और फिर धीरे धीरे वो मतलब प्लेइंग के लिए तैयार होंगे, मैच के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब स्टमक बग होता है ना, सो इट्स जस्ट गॉन। अगर ये चला गया है, आप स्वस्थ फील कर रहे हैं, आप 100% फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी ड्रेन तो नहीं हो रही, दैट्स द ओनली कैविएट। क्योंकि कोलंबो में ना ह्यूमिडिटी रहती है एंड यू ड्रेन अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। तो सिर्फ एक चीज जो सबसे बड़ी चीज होगी इस समय अभिषेक शर्मा की उपस्थिति को लेकर, अवेलेबिलिटी को लेकर, वो ये है कि क्या वो फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं। देयर इज नो इंजरी, सो दैट इज नॉट अ कंसर्न। बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, धमाधम छक्के मार रहे थे, सो दैट इज अ फैंटास्टिक न्यूज। और अभिषेक शर्मा का महत्व समझने के लिए ना, आज एक्चुअली जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मेरे ड्राइवर साहब ने कहा सर अभिषेक खेलेंगे। मैंने कहा पता नहीं, देखो गया तो है कोलंबो, प्रैक्टिस भी देख लेंगे। कह रहा सर 6 ओवर खिला दो उनको, अगर उन्होंने 6 ओवर खिला देना तो पाकिस्तान को वैसे ही वो इस मैच से बाहर कर देंगे, तो सिर्फ 6 ओवर खेल जाएं। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ रेपुटेशन दैट ही हैज बिल्ट। और हम सबको उन्होंने विश्वास जताया है, बहुत होप दी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका ये पहला विश्व कप है। महसूस नहीं होता ना, महसूस होता है वही रोहित शर्मा का जो दबदबा होता था, वो अभिषेक शर्मा का मतलब 1.5 साल में हो गया है। ऑफ कोर्स लॉन्ग वे टू गो इस शर्मा जी को, वहां तक शर्मा जी के पहुंचने में, पर ही इज इंपॉर्टेंट। और अगर वो उपलब्ध रहते हैं, इफ ही स्टार्ट स्ट्राइकिंग, और पिछले मैच के ईशान किशन के फॉर्म को देख लें, तो लगता है कि आप 6 ओवर्स कंट्रोल कर सकते हैं। और 6 ओवर्स अगर आपने कंट्रोल कर लिए, तो इस मैच का नैरेटिव आप कंट्रोल कर सकते हैं। जीतेंगे नहीं, पर आप नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि जीतेंगे नहीं, क्योंकि ना जो बाद के 14 ओवर्स हैं उसमें बॉल धीमी हो जाएगी, गेम धीमा हो जाएगा, उसमें फिर फिनिश स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होगा, मिड ओवर्स में डॉट परसेंटेज को कम रखना जरूरी होगा, तो उस पर फोकस रहेगा। आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत के लिए। भारत का जो डॉट बॉल परसेंटेज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ, वो बहुत नीचे चला गया है। हमसे नीचे सिर्फ एक न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका मैच से पहले न्यूजीलैंड ही थी। तो वो वाली चीज आज इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप सिंगल्स लें, डबल्स लें, स्ट्राइक को रोटेट करते रहें, चौका छक्का शायद उतने ना लगे, पर 170 इज अ विनिंग स्कोर हियर। तो ये तो रही इस तरीके से खेलने की बात कि किस तरीके से आप खेलना चाहेंगे। बदलाव मैं 2 और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि ये बताना भूल गया, जहां पीकेएल देखा था वहीं पे देखना है। ये वाला वर्ल्ड कप का मैच बताने की आवश्यकता नहीं है। जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स, जियो हॉटस्टार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना ऐप और आ जाइएगा। एक और चीज मैं बता रहा हूँ जंबो ऐप के बारे में, क्योंकि डोंट बी अ डंबो, कम ऑन जंबो। इस मैच की भी फैंटेसी अगर आपको खेलनी है और मुफ्त में खेलनी है, मुफ्त में फैंटेसी खेलने की सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज जंबो, जहां पे आप मुफ्त में खेल सकते हैं। और अगर आप वहां पे जीते तो फिर इन ऐप के आपको डायमंड्स मिलते हैं, दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू डिजिटल गोल्ड। और पैसे से आप शॉपिंग कर लेना। शॉपिंग के लिए पैसे डिपॉजिट, फ्री में खेलो फैंटेसी, और अगर जीत गए तो बारे न्यारे, मजा आ जाएगा। और टीम में अपनी टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसका लिंक भी मैं डाल देता हूं नीचे, और जंबो ऐप का तो मैं पिंड कमेंट में डाल देता हूं। लो भाई, अब जरा आगे चलते हैं। बदलाव की आवश्यकता होगी, इनसाइडर आएगा, डोंट वरी, आने वाला है। पर जो बदलाव मैं सोच रहा हूं ना, मैं सोच रहा हूं रिंकू की जगह वॉशिंगटन सुंदर। आप कहोगे सर क्यों? और मैं सोच रहा हूं कि सर यूं कि रिंकू जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, रिंकू की सिर्फ 2 ही परिस्थितियों में बैटिंग आती है। या तो आप 50 पे 4 हो जाएं,
तो रिंकू को आना पड़ता है, या फिर आप अंतिम 8-10 गेंदें बचती हैं वहां पे रिंकू को आना पड़ता है। तो रिंकू का अभी जो रोल जो है और पिछले 10-12 मैच की 10 मैच का जो प्रदर्शन है, सी इट्स नॉट बीन दैट ग्रेट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ज्यादा रन्स नहीं बने हैं। वॉशिंगटन सुंदर उतनी ही बैटिंग लेकर आते हैं और बॉलिंग के 4 ओवर जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम हो सकता है फखर को भी खिलाने के बारे में सोचे, एंड आई विल टेल यू क्यों सोचे वो उनके बारे में। पर शुरू में आपको सईम अयूब मिल जाएंगे, बीच में आपको वहां पे नवाज भी मिलेंगे, तो फिर यार लेफ्टीज हैं उस बैटिंग ऑर्डर के अंदर और फखर भी आ सकते हैं, बाद में वो फहीम अशरफ भी होंगे। तो जब इतने सारे आपके पास वो सामने लेफ्टी दिखते हैं तो फिर ऑफ स्पिनर का रोल बढ़ सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर इन प्लेस ऑफ रिंकू सिंह फॉर दिस पर्टिकुलर गेम। जैसे ही वापस भारत में आएंगे मैं पलटी खा जाऊंगा, मैं कहूंगा रिंकू को वापस खिला लो। और तीसरा जो मैं बदलाव देख रहा हूँ वो है कुलदीप यादव इन प्लेस ऑफ अर्शदीप सिंह। तो एक दीप तो रहेगा पर वो लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक वाला रहेगा, क्योंकि इस मैदान के ऊपर आपको स्पिन चाहिए होगी। इस मैदान पे आपको वो स्पिन के जाल में फंसाना होगा। बाउंस ज्यादा नहीं है, पेस ज्यादा नहीं है, हालांकि इस पिच को बहुत अच्छे से रोल किया जा रहा है, पर आई डोंट थिंक वो जो सकलेन मुश्ताक जी कह रहे थे कि पिच चेंज हो जाती है, क्योंकि वो तो कैसे भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी आ गई है। पिच स्लो ही होगी, पिच स्लो ही होगी, पिच लो ही होगी, मैदान बड़ा ही होगा, वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। यू विल हैव टू ग्राफ्ट। और एक और चीज़ रहेगी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना मुझे लगता है सही विकल्प होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? हालांकि अगर बारिश हो रही है और जो प्रकोप हो सकता है बारिश का इस मैच में, तो सडनली आप क्या कहते हो? आप कहते हो नहीं यार बारिश है ना तो बाद में बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि डीएलएस उस टीम को मदद करता है जो बाद में बैटिंग करता है। पर समस्या यह है कि इस मैदान के ऊपर बाद में रन चेज आसान नहीं होगा यार। 150 भी अगर सामने वाली टीम ने बनाया तो उस तक भी पहुंचने में आप फंस सकते हैं। तो बारिश का क्या पता यार आए या ना आए। दूसरा टॉस तो हम वैसे भी नहीं जीतते, तो आई डोंट थिंक कि उस बहुत बड़ा इशू रहेगा। पर पाकिस्तान के जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि वो टॉस जीते, बैटिंग करें और हमें चेस के टाइम पे थोड़ा सा फंसा लें। इफ दे स्कोर 160 160 165 तक पहुंच गए तो मैच में बहुत दम आ जाएगा। अब बात पता है किसकी करनी है? एक्चुअली मेरा एक और बात थी। एक तो मुझे सूर्य कुमार यादव से रन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उतने अच्छे प्रदर्शन का नहीं रहा है। तिलक वर्मा मैं चाहता हूं कि वो एक एंकर की भूमिका अदा करें। हार्दिक पांड्या पे मेरा फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि ही इज माई क्लच प्लेयर, और जब जब पाकिस्तान सामने होता है हार्दिक पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या, ही इज द मैन। शिवम दुबे से मैं छक्कों की उम्मीद लगा के चल रहा हूं, क्योंकि स्पिन के खिलाफ अगर कोई स्पिन का डिस्ट्रॉयर है कोई, तो वो है शक्तिमान दुबे। तो शक्तिमान उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। और फिर आती है पाकिस्तान की बैटिंग, और पाकिस्तान की बैटिंग की सबसे पहली चीज यही है, साहिबजादा फरहान इनसाइडर। देखते हैं कि कैसे आप इनको फंसा सकते हैं। फिर वापस आना, फिर थोड़ी सी और बात। साहिबजादा फरहान छक्के मारते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी सच है कि उन्होंने बुमराह को 3 छक्के मारे, 150 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, एक बार भी आउट नहीं हुए हैं। वो एशिया कप की बात थी, पर जो बात छुप गई है ना, वो ये कि कहां पे गेंद जब डाली गई तो वो बिल्कुल खामोश थे, एकदम क्वाइट थे। पीछे कैच भी निकला था, जो कैच भी छूट गया था अभिषेक से, पर वो जो एरिया है वो सिर्फ बुमराह के सामने नहीं, वो सबके सामने वहां एकदम से क्वाइट हो जाते हैं, क्योंकि उनका खेलने का तरीका क्या है, अच्छा सॉलिड बेस बनाते हैं, शरीर को थोड़ा सा खोल लेते हैं और इस तरफ मारते हैं शॉट बहुत अच्छे। अगर आपने स्लॉट में गेंद डाली, उनके शरीर में आती हुई गेंद होगी ना, तो इस एरिया में ही इज एक्चुअली अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल, तो उतनी रिस्पेक्ट उनको देनी बनती है। तो अगर आपने यहां डाली, प्रेमदासा का मैदान, यहाँ पे धीमी सी पिच, साइडवेज मूवमेंट नहीं है, ही विल एक्चुअली टोंक यू, वो उस तरह रन बना देंगे। पर अब गेंदबाजी करनी कहाँ है? तो उनके लिए जो रणनीति रहेगी, जहां वो रन बनाते नहीं है यार, अगर आप उनके रन बनाने के एरिया को देखोगे तो मिड ऑफ से शुरू होंगे और फिर इस एरिया में रन काफी नजर आएंगे, पर इस जगह कुछ नहीं है। पॉइंट थर्ड मैन इस रीजन में वो रन नहीं बनाते, ना वो ड्राइव मारते कवर्स की तरफ, और ना ही वो उतना अच्छा कट मारते हैं। और जब जब जिसने भी यहाँ गेंदबाजी की है, चाहे फिर वो बुमराह हो जो कुछ गेंदें डाली थी, हार्दिक पांड्या हो जिन्होंने इस चैनल में गेंदबाजी की थोड़ी सी आगे डाल के, क्वाइट, एकदम क्वाइट, नो रन्स। इनफैक्ट एजेस भी 2 बार लगे हैं वहां पर। तो गेंदबाजी एक्चुअली इनको वहीं करनी है, थोड़ी सी वहां करनी है बाहर की तरफ। और दूसरी एक और चीज की जा सकती है, इनको बाउंसर डाली जा सकती है। अब बाउंसर कहां डाली जा सकती है, उसकी लाइन इंपॉर्टेंट है, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के थोड़ा सा बाहर अगर आप बाउंसर डालें, जहां से उनको यहां से घसीटनी पड़े, क्योंकि ही इज नॉट द गाय जो शॉर्ट बॉल देखी और वो थर्ड मैन की तरफ मार दें या फिर पॉइंट के ऊपर से मार दे, वो शॉट नहीं मारता है। अब वहां से ना घसीटने की कोशिश करते हैं, और एक बार ऑलरेडी नेदरलैंड्स के सामने ऐसे घसीटते हुए आउट भी हो गए थे। ही वाज वेल सेट, 40 समथिंग शॉट मिड ऑन पे कैच आउट हुए थे, आई थिंक वैन मीकरन की गेंद थी। तो उसके तरीके से भी आप आउट कर सकते हैं। तो एक ही रणनीति होगी कि ऊपर डालें, बाहर के इस चैनल पे डालें, दूसरा अगर शॉट डालनी है तो ऑफ स्टंप के बाहर डालें और वहां से उनको घसीटने के लिए मजबूर करें। दैट विल बी माई गेम प्लान फॉर साहिबजादा फरहान। कर दो भाई, छा जाओ जरा। कैसा लगा आपको इनसाइडर? कि भाई उनके आंकड़े भी उस प्रकार के हैं, उस तरफ ज़्यादा मारते हैं, इस तरफ नहीं मारते हैं। सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। पर साइम अयूब का भी यही सिस्टम है।
वो भी ऐसे पिकअप शॉट मारने की बड़ी कोशिश करते हैं, पर बाउंसर पे ये भी आउट हो जाते हैं। और इनको हमने बहुत बार वो डीप में आउट होते देखा है। उसके बाद सलमान अली आगा एंड बाबर आजम, ऑफ कोर्स वो एक बैटिंग ऑर्डर रहेगा, पर क्या ये सोचेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन। फहीम अशरफ से आप करवा क्या रहे हो? बॉलिंग तो कराते नहीं हो, क्योंकि इतने सारे स्पिनर्स हैं। बैटिंग में आप नवाज, शदाब सबसे नीचे भेज देते हो उनको। जब उनको ना बैटिंग करा रहे हो ना बॉलिंग करा रहे हो, फखर जमान अगर बाहर बैठे हैं, तो विल दे कंसिडर कि उनको ले आए 5 नंबर पे, उनको रखे, फॉलोड बाय नवाज एंड शदाब एंड उस्मान? क्योंकि फहीम अशरफ का इस्तेमाल अच्छे से नहीं हो रहा है नई गेंद से। मतलब आई अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक ही फास्ट बॉलिंग का विकल्प बच जाएगा, शाहीन शाह अफरीदी, पर इट्स अ थॉट वर्थ कंसिडरिंग, है ना? क्योंकि आप चाहते हैं कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी बाहर क्यों ही बैठा रहे, आप उनको खिला सकते हैं। दैट मीन्स अनदर लेफ्ट हैंडर इन द मिडल। पर बाबर आजम के खिलाफ क्या हो सकता है इनसाइडर? इज ही अ थ्रेट? फिर चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ, फिर वापस आ जाएंगे। आज की आकाशवाणी लंबी है यार। देखिए, वैसे तो कोई मजाक कर रहा था, कह रहा था कि बाबर के सामने गेम प्लान ये होना चाहिए कि उनको आउट ही मत करो, उनको मैदान पे रखो भैया, आउट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जब तक रहेंगे स्ट्राइक रेट जो है, जो रन रेट है, वो नीचे रहने वाला है। बट वी आर नॉट गोइंग टू गो डाउन दैट रूट। हम कह रहे हैं अच्छा खिलाड़ी है, इज्जत देनी चाहिए और उनके खिलाफ एक गेम प्लान बनाना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इनकी समस्या क्या है, क्यों नहीं ये इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं? सो द फैक्ट इज कि बहुत सारे जो T20 के सारे बैटर्स हैं, वो जो स्लॉट में गेंद आती है ना, तो 150 पौने 200 के करीब के स्ट्राइक रेट पे भागने की कोशिश करते हैं। 140-45 पे तो नॉर्मली सब जाते हैं, क्योंकि स्लॉट पे बॉल है ना, मार सकते हो। इनका स्लॉट में ऑलमोस्ट रन बॉल है, अगर उससे थोड़ी पीछे चले गए तो वो स्ट्राइक रेट रन बॉल से भी नीचे चला जाता है। तो फिर अगर आपने यहाँ डाली या वहाँ डाली तो फिर हो जाती है दिक्कत, उनसे रन्स नहीं बनते हैं। अब वो शॉट्स उतने नहीं लगाते हैं। हालांकि सच बात है कि जब खेलना शुरू किया था तो यार ड्राइव बड़ा अच्छा मारता था यार, एक्चुअली डिलाइट टू वॉच। इतना बढ़िया उनका तरीका था ड्राइव मारने का। कितनी बार तो बात था उनके ड्राइव को कंपेयर हमने वो जो रूट, विराट कोहली, उनके साथ भी उनके शॉट्स दिखाए थे, क्योंकि ऑन द राइज थ्रू दी ऑफ साइड बहुत अच्छा खेलते थे। अभी वो फ्लुएंसी नजर नहीं आ रही है, अभी थोड़ी सी टिमिडिटी नजर आ रही है, थोड़े से सहमे सहमे से दिखते हैं। और जो यूएसए के खिलाफ रन भी बनाए, जो हरमीत का एक ओवर था जिसमें 20-21 रन उन्होंने बटोरे थे, इनफैक्ट वो पूरी की पूरी अगर आप उनकी पारी देख लेंगे, फ्रंट फुट से कोई शॉट है ही नहीं। सारे शॉट जो उन्होंने मारे हैं स्पिन के खिलाफ, वो सारे के सारे वो शॉट गेंदे थी जिसपे बैकफुट पे गए और फिर पुल मारा, पुल पे छक्का भी मारा, फिर कट भी मारा, पर फ्रंट फुट से कुछ शॉट ही नहीं मारे हैं। तो फिर इनके सामने रणनीति यही होगी कि अगर आप स्पिनर हैं, वेदर ये वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव या फिर अक्षर पटेल या मे भी अगर वॉशी भी खेल रहे हैं, तो बिल्कुल आगे आप गेंद को रखिए, शॉट नहीं डालने का। और फास्टर बॉलर्स जो हैं, मैं तो यही कहूँगा कि लेंथ पे डालो, बिल्कुल भूल जाओ कि T20 क्रिकेट है। क्योंकि T20 क्रिकेट में अमूमन आप वो पीछे डालते हैं तो कई बार लोग प्री डिटर्मिनेड पीछे जाके कुछ ऐसे वाले शॉट मारते हैं। ये नहीं करेंगे ऐसा। आप नॉर्मल 6 से 8 मीटर टेस्ट मैच की एकदम वो लेंथ पे हिट करते रहो, वनडे वाली लेंथ पे हिट करते रहो, और यू विल कीप हिम क्वाइट। और वो क्वाइट रहते हैं तो उनका नुकसान जो है वो सिर्फ वो खुद नहीं भुगतते, उनके आसपास वाले लोग भी प्रेशर महसूस करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट फॉलिंग। तो मेरे विचार में तो बाबर आजम के सामने यही होनी चाहिए रणनीति। इनको आगे डालो या लेंथ पे डालो, बस शॉट मत डालो इफ यू आर अ स्पिनर। तो ये तो भैया बाबर आजम के खिलाफ प्लान करके चल सकते हैं। बाकी मुझे ऐसे ही लगता है कि इस टीम के अंदर स्पिन का थ्रेट रहेगा सामने वाली टीम से। स्पिन के अंदर उस्मान तारिक के लिए जो हमने कल भी बात की थी कि जस्ट वॉच द हैंड, उस पर फोकस करना है। शदाब, नवाज पे अगर आप सिंगल्स चलाते रहोगे तो ये दबाव अपने आप महसूस करेंगे। अबरार इज़ अ वेरी डिसेंट बॉलर, वो दोनों तरीके की गेंदबाजी डालते हैं और ये बड़ा मैदान इनको सूट करेगा। तो स्पिन का ये जो मेजर कॉन्टेस्ट यही है, पाकिस्तान की स्पिन, हमारी बल्लेबाजी, और जब हमारी स्पिन आएगी तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी। तो अल्टीमेटली द गेम इज गोइंग टू बॉयल डाउन टू हमारे मिडिल ओवर्स के कैसा खेलते हैं और सामने वाली टीम मिडिल ओवर्स में कैसा खेलती है। आई थिंक दिल बेशक धड़क रहा है, आपका भी धड़क रहा होगा, मेरा भी धड़क रहा है, पर जीतना है ये वाला मैच यार, ये मैच छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर कहीं गलती से छूट जाए ना तो जान ले लेंगे। 8-0 से वनडे वाले में, 7-1 से T20 वाले में, ये वर्ल्ड कप के आंकड़े हैं। पर एक मैच जो कहीं गलती से हार जाओ ना, वो जब दुबई में हारे थे, उसके बाद मैंने पता नहीं कहा न्यूयॉर्क के अंदर भी ना टी-शर्टें देखी 172 विदाउट लॉस वाली। तो ये थोड़ी उस प्रकार के, इफ यू नो करेंगे बात। तो जस्ट इंडिया, थैंक यू वेरी मच। अब जरा चलते हैं कल के मुकाबले के बारे में, जो मुकाबला था साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। गेम जो लग रहा था कि ब्लॉकबस्टर होगा। दो चीजों के बारे में मैं और बात करने वाला हूं। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका, भाई क्या कमाल खेले हैं यार,
5-0। हम पाकिस्तान 7-1 8-0 करते रहते हैं, भाई 5-0 कर दिया उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने। ऑफकोर्स इस बार बहुत लंबे समय के बाद आमने सामने आए थे T20 वर्ल्ड कप में, पर न्यूजीलैंड ने कभी भी आज तक साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में नहीं हराया है, एंड दिस वाज अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। शुरुआत में गेंदबाजी मार्को यानसन 4 विकेट्स, कगिसो रबाडा खराब जो मैच पिछला गया उसको साइड में कर दिया, और अगर ये बीच में घूं घूं की आवाज आ रही तो भाई वो कॉफी मशीन है, वो बीच बीच में घूं घूं करती रहती है, बट सॉरी अबाउट दैट। बहुत सारे लोग हो जाते हैं स्टूडियो में, जगह नहीं मिलती शूट करने के लिए। पहले तो गेंदबाजी अच्छी हुई और रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट निकालना, एंड इवेंचुअली 175 वाज अ स्मॉलेस्ट टोटल, और उसको तो खत्म ही कर दिया है। पावर प्ले के अंदर 83 बना दिए। फास्टेस्ट T20 आए, वर्ल्ड कप T20 आए 50 कप्तान ने बना दी। 19 गेंदों में 50 पे पहुंच गए। वन साइडेड यार, इन दी एंड इट वाज अ वन साइडेड गेम। और मजेदार बात पता है क्या, जो बात लोगों को बाद में रियलाइज होगी, आकाशवाणी फैमिली को पहले पता है, वो ये कि एक्चुअली में जो होम टूर्नामेंट है ना, ये वर्ल्ड कप, ये एक्चुअली साउथ अफ्रीका का है, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहे, ये अहमदाबाद में ही है। ये मुश्किल से इक्का दुक्का मैच के लिए उधर जाएंगे, उसके अलावा ये यहीं रहने वाले हैं। तो इन परिस्थितियों का इनको बहुत अच्छे से ज्ञात है। दोपहर को, शाम को, इनफैक्ट इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच जो ग्रुप 8 ग्रुप ऑफ वटेवर जो नेक्स्ट ग्रुप में होगा, वो भी अहमदाबाद में होगा। 22 मार्च को मैच है एक्चुअली, क्योंकि प्री सीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और उसके बारे में आई नो कि मुझे वीडियो बनाने में अच्छे से बनाऊंगा। पर वेल प्लेड साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड थोड़ा सा दे लेफ्ट लॉट टू बी डिजायर्ड, जिसमें रचिन रविंद्रा की मुझे फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा सवाल लग रहा है, और जिमी नीशम के कंट्रीब्यूशन पे सवाल लग रहा है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो शायद उनके जहन में भी चल रही होंगी। क्या डेवन कॉनवे को ला सकते हैं, क्या माइकल ब्रेसवेल को ला सकते हैं, और टॉप एंड टेल को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट लाइक 9 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं, वो भी दोनों तरफ वो प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हुआ है। एक जो और बात मुझे करनी है वो ये कि ऑफकोर्स बारिश का थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। इनफैक्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कोलंबो में पूरे ग्राउंड पे कवर का अच्छे से फैला दिया गया है, क्योंकि बारिश हो रही थी। पर नेपाल का मैच है वेस्ट इंडीज़ से। सो मेरे नेपाली भाई लोगों, देखो ऐसा है, पहला मैच तुम बहुत अच्छा खेले, दूसरे मैच में तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैं डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि बैटिंग ने लेट डाउन किया। अब ये फिर दोपहर का मैच आएगा, ये सामने वेस्ट इंडीज़ होगी। मैं कह रहा हूँ टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लो, और बैटिंग अगर आपने कर ली और 150 के करीब पहुंच गए, 150, 160, 165, ऑफकोर्स वानखेड़े छोटा ग्राउंड, आसानी से रन बनना। पर दोपहर के मैच में आपकी स्पिन बॉलिंग के साथ आप इस वेस्ट इंडीज़ को पकड़ सकते हो। वेस्ट इंडीज़ अ गुड टीम, पर आपने इनको हराया है। सेम टीम नहीं थी, पर वेस्ट इंडीज़ को आपने हराया है। तो उस विश्वास के साथ आपको दोबारा जाना। तो फिर भुरतेल साहब जब बैटिंग आप करने आए, शेख ब्रदर्स आप जब बैटिंग करने आए, रोहित पटेल आप जब बैटिंग करने आए, दीपेंद्र सिंगेरी आप जब बैटिंग करने आए, लोकेश बाम जब आप बैटिंग करने आए, प्लीज ऑल ऑफ यू बैट विद अ बिट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बना दो यार 150, 60, 70 रन। 170 अगर रन बन गए, ओके लेट मी जस्ट बी अ लिटिल मोर एम्बिशियस, 170 बन गए तो आपके पास बॉलिंग है जिसमें आप स्पिन डाल डाल के, चाहे एरी की ऑफ स्पिन हो, संदीप लामिछाने की लेग स्पिन हो, भुरतेल की लेग स्पिन हो, सब कुछ मिला मिलू के आप काम कर दोगे। तो प्लीज, आई मीन आई एम विशिंग यू अ लॉट ऑफ लक एंड अ लॉट ऑफ लव। तो जो पैशन और पावर का जो मुकाबला है ना, यू गेट अ फीलिंग कि पैशन को जीतना चाहिए, पावर को नहीं। आई मीन आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, पर नेपाल मेरे दिल के करीब है यार। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा। और वैसे हमारा एक आकाशवाणी का इंस्टाग्राम चैनल भी है, वो उसको फॉलो करना, बड़ा मजेदार। वहाँ मैंने एक रील डाली है बासित अली का, उसके अंदर कुछ था, सो डू चेक इट आउट। और क्या करना था मैंने, जंबो को डाउनलोड कर लीजिए, जंबो जो है वो फ्री में फैंटेसी आप वहाँ खेल सकते हो। यार चुप हो जाए यार, जा रहा हूँ मैं, परेशान हो जा रही है बिना हमारी, कूँ कूँ करी जा रही है। अच्छा मैं जाता हूँ, ओके थैंक यू। पाकिस्तान वाले मैच के लिए कमेंट्री के लिए हमें भी आना भैया। घर चलो आसिफ साहब, चलो लेट्स गो।